सावित्री के जाने के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जिस आंगन में उसकी हंसी गूंजा करती थी वहां अब एक अजीब सी खामोशी ने जगह ले ली थी। हर कोना जैसे उसकी यादों से भरा हुआ था। आधी रात होने को आई थी। घर के सारे सदस्य निद्रा लीन हो चुके थे। यदि किसी के आंखों में नींद नहीं थी तो वह थी सावित्री। उसका हृदय तब भी तेजी से धड़क रहा था। इस समय यदि वह कृष्णपुर में होती तो इस तो की कल्पना मात्र से ही वह सिहर गई। वह कमजोर तथा दुबली हो चुकी थी। उसके माता पिता उसे देखते ही समझ गए कि सावित्री बीमार है और इसकी बीमारी साधारण नहीं है। 15 दिन पहले अग्नुप्रसाद अपने नाती नातिनों के लिए उपहार लेकर कृष्णपुर गए थे, तब सावित्री पूर्ण स्वस्थ थी। उसे दोबारा देखने पर पिता को यह समझते देर नहीं लगी कि उनकी बेटी को कोई ऐसी बीमारी या चिंता है जो उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही है। इसी से 15 दिन में ही वह सूखकर कांटा हो चली है। अग्नुप्रसाद ने सावित्री की मां पोराबाई से कहा कि वह सावित्री से तिखार कर खोद कर पूछे और पता करे कि उसे क्या तकलीफ है। पोराबाई ने सावित्री से जानना चाहा कि उसे क्या दुख है। सावित्री मां को बताना चाहती थी कि उसकी समस्या क्या थी, लेकिन वह कैसे कहे। पोराबाई ने दुनिया देखी थी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि सावित्री की समस्या स्त्री पुरुष वाली है और लड़की उसे बताने में संकोच कर रही है। उसने इस काम में गणेशिया बाई को लगा दिया, जो उसकी बड़ी बहू और सावित्री की भाभी तथा हमजोली थी। गणेशिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह नंदोई भाई शिवराम को मिट्टी का माधो समझती थी। वह कितना करामाती है यह उसे आज पता चला। गणेशिया, उसकी बलिहार लेकर मेरी प्यारी ननद राधिका। अगर मेरे भाई साहब शिवराम कोई गोली दवाई खाकर तुम्हें खुश करने की कोशिश करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। सावित्री कुड़कर हंग आया, बड़ा ख्याल रखने वाला। गणेशिया, इसका मतलब यह हुआ कि भाई साहब वो वाली गोली के साथ साथ कोई नशा भी करने लगे हैं। सावित्री, बीड़ी सिगरेट के अलावा वे दूसरा नशा नहीं करते। गणेशिया, पगली, वो ऐसा नशे का ऐसा सामान होगा जिसमें बास नहीं होती होगी। सावित्री, कुछ सोचकर हाँ भाभी जी, ये हो सकता है। गणेशिया, संसार के प्रायः सारे मर्दों के सिर में फितूर सवार रहता है कि वे बीबी को खुश कैसे करें। सावित्री, मेरी जान सांसत में है और आपको मजाक सूझ रही है। गणेशिया हंसती हुई चली गई। सावित्री को नींद न आने का यह भी एक सबब था। उसकी दोनों बेटियां राधिका और माधवी अपनी नानी के साथ सो रही थीं। इधर घड़ी ने 12 का घंटा बजाया, उधर दूर गली के दहाने पर उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसकी सोच को ब्रेक लगा। मेन रोड से कोई गली में आया होगा। एकाएक उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कुत्ते भौंकते हुए उधर ही आ रहे थे जिधर उसके पिता का मकान था। उसका जी हुआ कि दरवाजे की झिरी से झांककर देखे कि कुत्ते किसका पीछा कर रहे हैं। कुछ सेकंड बाद उसे साइकिल की खड़खड़ सुनाई दी। कुत्ते उसके दरवाजे तक आ चुके थे। हटो, दूर हटो। सावित्री सन्न रह गई। हे भगवान, इन्हें हो क्या गया है जो इतनी रात को साइकिल चलाकर यहाँ चले आए। चंद्र प्रताप के कानों तक शिवराम की पुकार पहुंच चुकी थी। उसने दरवाजा खोला। अरे जीजा जी, आप? और इस बखत? उसने सवाल किया। शिवराम ने उसके सवाल का जवाब न देकर केवल इतना पूछा, सावित्री, तुम्हारी दीदी कहाँ है? उसका सवाल पूछने का अंदाज अधिकारपूर्ण होने के साथ साथ डरावना था। चंद्र प्रताप ने इशारे से बताया कि सावित्री उस कमरे में है। साले को नजरअंदाज कर शिवराम उधर बढ़ा जिधर उसने इशारा किया था। सावित्री को शिवराम तथा चंद्र प्रताप के बीच का संक्षिप्त वार्तालाप स्पष्ट सुनाई दिया था। वह समझ गई कि इतनी रात गए शिवराम वहां क्यों आया है। उसे देह की तलब वहां लेकर आई है, आज उसकी खैर नहीं। शिवराम के धक्का देते ही दरवाजा खुल गया। वह केवल भिड़का हुआ था। सावित्री ने अंदर से सिटकिनी लगाना उचित नहीं समझा था। दरवाजा खुलते ही शिवराम के मुख से वहशियाना हंसी निकली। इसके साथ ही वह उस पर टूट पड़ा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं जी, सावित्री फुसफुसाते हुए बोली। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, यहाँ नहीं, बड़ी बेइज्जती होगी। चुप कर, वह दहाड़ा। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। चुपचाप कहाँ मान बढ़ना। उसका रौद्र रूप देखकर सावित्री की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अपमान, पीड़ा और भय की अधिकता से वह अधिक समय तक होश में नहीं रही।